देख लेते हैं। तो आपका क्या हम पढ़ रहे थे, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। मैम हाँ यस, कंजुगेट बेस। मैम आपने कहा था ना कि मैम मेरा वो कुछ आप शेड्यूल बनाओगे। एस ब्लॉक, हाँ हाँ तुम्हारे एस ब्लॉक का, अरे मुझे नोट्स भी भेजना था ना। मेरा बिल्कुल हो गया। ठीक है, आज मैं देखती हूँ, आज रात को होगा तो एस ब्लॉक के नोट्स भेजूंगी। ठीक है, और बाकी जितना है वो हेल्प कर देगा। अर्पित तुमको नोट्स वगैरह भेज देगा ऑर्गेनिक का, अगर हो सके तो। तुम्हारा यस कब यस मैम, पेपर है, ऑर्गेनिक का भेज दूंगा। फेब्रुवरी को है ना पेपर तुम्हारा? यस जाने मैम यस मैम फरवरी सेकंड वीक में। हो जाएगा। मैं आप पर डिसाइड बस करो कि आपको किसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, मैं करा दूंगी। मैम अगर अगर देखा जाए तो मैम 1 मंथ ही है। हाँ मैं समझ गई, 1 मंथ है लगभग। अगर हम देखें तो 1 मंथ टोटल है। नहीं, 1 मंथ से थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज आप सेकंड वीक बोल रहे हो ना, तो हमें हमारे पास 1 मंथ 10 डेज है अभी, जो हम कर सकते हैं। आज 24th है, तो ये पूरा जाएगा। आज 24th है ना, ठीक है, फिर पूरा जाएगा। एक हफ्ता मान के चलो, 31st वाला है, और पूरा जनवरी का 1 महीना पूरा जाएगा। और बाकी वहां से 3-4 दिन तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैम है। उसके बाद मैम ऑर्गेनिक ही करवा दो। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप सब अलाउ, आई मीन रेडी हो कि मैं इसके बाद ऑर्गेनिक कराऊंगी, तो मैं करा दूंगी। इक्विलिब्रियम के बाद ऑर्गेनिक करेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो, मैं आपको और एक बात बताती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। टीचर जब पहले यूटी लेते हैं, फिर हाफ ईयरली लेते हैं, फिर यूटी लेते हैं, फिर फुल सिलेबस लेते हैं, लाइक एनुअल लेते हैं। होता है ना, 4 पार्ट होता है, एक यूटी होता है, हाफ ईयरली होता है, दूसरा यूटी होता है, और फिर एनुअल एग्जाम होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, हर एक स्कूल में यही होता है, इतने सालों से मैं देखते आ रही हूँ कि क्या करते हैं, जब फाइनल एग्जाम देते हैं ना, उसमें ऑर्गेनिक भर भर के देते हैं। फाइनल एग्जाम जो होता है आपका, क्योंकि देखो, क्योंकि आपका यूटी में कुछ कुछ चैप्टर्स पहले आ गया होता है। पहला यूटी में आपका होता है फर्स्ट यूटी, फिर हाफ ईयरली, और फिर आपका आ जाएगा सेकेंड यूटी, और फिर आ जाएगा फाइनल। ये चलता है ना आपका पैटर्न, मेरे ख्याल से ही चलता होगा। फर्स्ट यूटी, हाफ ईयरली, सेकेंड यूटी, फाइनल, मोस्टली ही चलता है। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट यूटी में मोल कंसेप्ट वगैरह मोस्टली उस पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्डिंग हो गया, इसमें दे देते हैं, पहला चला गया वो। सेकंड हाफ ईयरली में मोस्टली किसमें फोकस करा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। हाफ ईयरली जब लिया जाता है तो थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये जो टॉपिक्स है इसमें डाला जाता है, हाफ ईयरली में मोस्टली दिया जाता है। सेकंड यूटी में मोस्टली टीचर्स देते हैं पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, दिस दैट करके देते हैं थोड़ा सा सेकंड यूटी में, और कई बार इक्विलिब्रियम वगैरह भी दे देते हैं सेकंड यूटी में। बट जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल में क्या करा जाता है, बाकी सबसे तो क्वेश्चंस रहेगा, ये नहीं है कि बाकी सबसे क्वेश्चंस नहीं रहेगा, बट मोस्टली ज्यादा प्रेफर करा जाता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया जाता है, डाला जाता है। ये हर हमेशा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट भी है, और वो एंड में है पूरा चैप्टर के, वो दोनों लास्ट सेकंड वॉल्यूम के पूरे एंड में। तो ध्यान रहे, आपके फाइनल एग्जाम में सबके सारे बच्चे, अगर आपके टीचर्स ने ऑर्गेनिक पढ़ा दिया है, तो फाइनल एग्जाम में ऑर्गेनिक मोस्टली आता है। 35 अगर मार्क्स का आपको है क्या है बेटे? हाँ यस, मैम, 35 अगर मार्क्स का है ऑर्गेनिक। आउट ऑफ 70। यस मैम। हाँ मैं वही, अगर आपको फाइनल में स्कोर करना है, फाइनल में अगर आपको स्कोर करना है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना सब कुछ है, मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगी, बट किसी का पेपर जल्दी हो रहा है, क्या करेगा वो? इंडक्टिव फैक्ट ये सब बहुत इजी है बेटा, बट अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं चलेगा ना, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता रहेगा ये सब। इंडक्टिव हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। तो ये जो चीजें कुछ कुछ हैं, अगर मैं ये पढ़ाने के बाद बहुत बहुत इजी लग जाता है, बट अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपको गाइडेंस नहीं मिला है इस टॉपिक के ऊपर, तो डिफिकल्ट लगता है चैप्टर। और अगर आपको फाइनल में स्कोर करना है, तो इट इज बेटर कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो। 100% देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भर भर के देंगे, ये मुझे आप बताना फाइनल के बाद, हमेशा देते हैं। तो मैं एस ब्लॉक के नोट्स भेज देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं हो आ रहा है इतना ज्यादा। तो एस ब्लॉक के मैं 24 मार्क्स के आएंगे, 70 में से खाली ऑर्गेनिक आएगा 24 मार्क्स के, 80 मैम यही ना? लास्ट के दो।
यस मैम 80 में से यस मैम। हाँ, लास्ट फाइनल में 24 70 में से 24 खाली आपको मिलेगा ऑर्गेनिक का मिलेगा, और बाकी जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सारे कंबाइंड मिलेंगे। ठीक है, उसमें रिडॉक्स का बैलेंसिंग मिलता है, रिडॉक्स का बैलेंसिंग। अच्छा, टोटल 80 मार्क्स के हैं। रिडॉक्स का बैलेंसिंग देते हैं यूजुअली, हमेशा देते हैं रिडॉक्स का बैलेंसिंग, जो आयरन मेथड और वो तो पक्का मान के चलो आपको करके जाना है वो। ठीक है, बाकी कंबाइंड देते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल देते हैं, इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल देंगे आपको, थर्मो से आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, 100% न्यूमेरिकल देते हैं। बॉन्डिंग का डेफिनेटली देंगे फाइनल में थोड़ा बहुत, बट मोस्टली ये आपका फाइनल का मतलब है, मोस्टली आप अगर फाइनल में स्कोर करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हो सके तो हमें अच्छा, मुझे कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो आरएनएस एसिड बेस कांसेप्ट बताओ। मैम जिसमें एसिड जो रिलीज करते हैं H+ आयन और बेस रिलीज करते हैं OH- आयन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, दैट इज आरएनएस कांसेप्ट। मुझे कोई एक बच्चा यहाँ पे ये बताओ ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस का कांसेप्ट बताओ। मैम ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ये बोलता है कि जो एसिड रिलीज करता है H+ आयन और जो बेस भी रिलीज करता है H+ आयन। नहीं, बेस एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता एसिड है। रिलीज, हाँ, एसिड रिलीज करेगा H+ और बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा H+, वो लेगा, मतलब दैट इज अ बेस, दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कांसेप्ट। ठीक है, अच्छा, बाकी मुझे और बताओ, लुईस एसिड लुईस बेस कांसेप्ट बताओ। लुईस एसिड मैम वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लुईस बेस होते हैं बहुत जिसमें अच्छा, और लुईस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। लुईस एसिड का मतलब आइदर पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अच्छा, लुईस बेस नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर होता है इसमें। बहुत अच्छा, और इलेक्ट्रॉन रीच बोल सकते हो आप उसको। Yes. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस, मैंने आपको कल करवाया था। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस में मोस्टली यूज होता है ब्रॉन्स्टेड। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में कांसेप्ट डलता है ब्रॉन्स्टेड का। ठीक है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस में ब्रॉन्स्टेड कांसेप्ट यूज होता है। मतलब एक एसिड है, अगर वो H+ को रिलीज कर देगा, माइनस दिखा दिया है मैंने, तो मेरा बन जाएगा कंजुगेट बेस बन जाएगा। एसिड है वो अगर H+ को रिलीज कर देगा तो कंजुगेट बेस बनेगा। बेसिकली ये जो एसिड होता है ये ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि आपको पता है ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, कि एसिड H+ रिलीज करेगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है जिसने H+ रिलीज करने के बाद कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है ये वीक होता है। ये कंसेप्ट प्लीज नोट डाउन कर लो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक हो जाएगा, और अगर वीक एसिड है तो उसके जो कंजुगेट बेस बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, उल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, उसने अगर H+ रिलीज कर दिया और कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया, तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो कंजुगेट बेस वीक बनेगा, और अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, वैसे एंट्रेंस का पैटर्न है, ये एंट्रेंस का ही कंसेप्ट ज्यादातर पूछा जाता है आपको। सीबीएसई में तो आपको ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिंपल आपको पूछा जाएगा एसिड दे देंगे, बोलेंगे कंजुगेट बेस निकालो, बस आपको यही पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसको सॉल्व कराऊंगी मैं आपको, वहां पे थोड़ा डिफरेंट में चलते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग मैम। एसिड है। Yes, ma'am. इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? Cl। Cl माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ से H+ को निकाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड में से मैंने H+ को जब निकाल दिया तो कंजुगेट बेस बन गया है।
तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड मान के चलो, इसे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कभी है नहीं ना ये, है ना। और कभी आपने अमोनिया को स्ट्रॉन्ग एसिड में कभी कैलकुलेट करा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? ठीक है, इट इज अ वीक एसिड। अब इसके कंजुगेट बेस क्या है मुझे बताओ। इसके कंजुगेट बेस क्या है? NH2 माइनस। NH2 माइनस। अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, कैसे निकाला मैंने H+ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये वीक एसिड है मान लो, तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। थोड़ा सा मुझे बताना था, इंटरेस्ट का है, बट थोड़ा सीबीएसई वाले बच्चे भी जानना जरूरी है। आपको क्वेश्चन दे देंगे, आउट ऑफ Cl माइनस एंड NH2 माइनस which one is a strong conjugate base? क्या लिखोगे? Out of these two, which one is a strong conjugate base? अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे? Cl माइनस है, NH2 माइनस है, कौन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा? ये भी कंजुगेट बेस है, ये Cl माइनस, और ये भी कंजुगेट बेस है। ये किसका कंजुगेट बेस है? HCl का कंजुगेट बेस है, और ये NH3 का कंजुगेट बेस। आपको बोलेंगे इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन है? कौन है बताओ मुझे, दोनों में स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस क्या मिला आपको? मैम NH2 माइनस मिला है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज उसका जो एसिड है वो वीक है, तो इसीलिए जो कंजुगेट बेस बन के आया है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रख करके आपको बताती हूँ बेस के लिए क्या कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फिर दूसरे टॉपिक में चलेंगे। मेरे पास एक बेस है, ठीक है, उसने जब H+ को ऐड कर लिया, ये ब्रॉन्स्टेड है बिकॉज हमारा इसमें ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। बेस जब H+ ऐड कर दिया तो ये बन गया कंजुगेट एसिड बन गया। पता है कंजुगेट एसिड बनाने के लिए मुझे H+ को ऐड करना पड़ता है। अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट जो एसिड बनेगा वीक कंजुगेट एसिड बनेगा, और अगर वीक बेस है तो जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा। अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है, उसका अगर मैं कंजुगेट एसिड बनाऊंगी तो वो वीक हो जाएगा, और अगर वीक बेस मेरे पास कोई वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्रॉन्स्टेड ने बेस के लिए क्या कंसेप्ट डाला था कि जो H+ को ऐड करता है वो बेस है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस है, उस तरीके से कहा गया था। अगर आपको बोला जाएगा कि आपके पास अमोनिया है और आपके पास H2O है, ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों का कंजुगेट एसिड मुझे बता दो क्या बनेगा? NH4 प्लस इनका कंजुगेट एसिड NH3O plus. इसके कंजुगेट एसिड NH4 प्लस, इसके कंजुगेट एसिड H3O प्लस। आप H+ डाल देना, ऐड कर देना उसमें। आपको पता जाएगा इन दोनों में से जो है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड कौन है। मैम स्ट्रॉन्ग वीडियो कंजुगेट पॉज हो एसिड गया क्या है? आपकी। जो स्ट्रॉन्ग वीडियो पॉज हो गई। मैम वीडियो पॉज हो गया आपकी। वो एक वीक है होगा डेफिनेटली, क्या आपको पता है स्ट्रॉन्ग का वीक कंजुगेट एसिड
मैम मैम वीडियो पॉज हो गई। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम को सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देंगे, काफी सारे क्वेश्चन हैं, आज आपको होमवर्क भी भेजूंगी। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड कौन है, पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। आप इमीडिएटली क्या करना, इन सब का बेस बना देना। कैसे बेस बनाते हैं, -H+ कर देना, तो ये सारे बेस बन जाएंगे। उल्टा कर देना रिएक्शन को। अगर बेस वीक है तो एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इन दोनों में ये वीक बेस है, तो इसका जो एसिड बनने वाला है कॉन्जुगेट वाला, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ये बने। इस तरीके से ध्यान रहे। आपको पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कैसे हम, तो ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। एंड वैसे भी मोस्टली ये एंट्रेंस का ही कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग इसमें आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज नहीं कराती हूँ। या फिर अगर आज क्वेश्चंस करोगे तो कल आपको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी सिलेबस। देख लो, क्वेश्चन अगर करना है तो मुझे बोलो, तो करवा। कौन से क्वेश्चन मैम? इसके इसके जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं आपके, यस मैम। जस्ट मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस है एक्चुअली, उसके बाद हम चलेंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ना हमें, जैसे भी करके। या फिर मैम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ा देती हूँ, या टाइम तो अगर है ये तो। कर सकते हैं कि आप होमवर्क दे दो और फिर हम डाउट क्लियरेंस क्लास ले लेंगे, जो भी हमारा होमवर्क के डाउट आएंगे, और आप अभी सिलेबस पढ़ा दो। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल कर सकते हैं हम। ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा और एक बात है, मुझे ये बताना इसका कितना टाइम अभी है ऑफ होने के लिए, अनलिमिटेड चल रहा है, क्या है इसका है अभी? मैम मेरे हिसाब से अनलिमिटेड है, बिकॉज 35 मिनट अनलिमिटेड है मैम। हाँ, 12 की क्लास में अनलिमिटेड थी ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट डेज में इन्होंने अनलिमिटेड लगाया है। हाँ, ये कुछ है इनका, तो कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे। काफी प्रॉफिट हो रहा होगा ना इनका तो। दुनिया में आजकल कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, ये लोग फ्री टाइम कैसे दे देंगे? बहुत उनका हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बहुत न्यू टॉपिक करा देती हूँ। ठीक है, न्यू टॉपिक में हमारा आता है मोस्टली, आपको बताती हूँ। अब हम चलेंगे कि वीक एसिड। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि वीक एसिड आयनिक इक्विलिब्रियम में जाता है। वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या आते हैं? वीक एसिड्स, वीक बेसेस, वीक सॉल्ट, ये सारे आ जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, वीक एसिड्स हो सकते हैं, वीक बेसेस हो सकते हैं, वीक सॉल्ट होते हैं, ये जाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, अंडरगोस आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको मैं क्यों ये लिखवा रही हूँ अभी एक्चुअली, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि मान लो मुझे पूछा जाएगा, जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पढ़ा था, सिमिलरली अगर एक वीक एसिड है और अगर वो इक्विलिब्रियम में जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर अचीव करता है आयनिक इक्विलिब्रियम को, तो हम उसके भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं उसको। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स, वीक बेसिस, वीक सॉल्ट, जितने सारे वीक होते हैं ये सारे आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हैं। मोस्टली आपका दो है, वीक एसिड्स का आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड वीक बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट। वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम Ka कहते हैं, Ka फॉर एसिड, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और वीक बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम कहते हैं Kb कहते हैं, B फॉर बेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज
आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है, ऑफ वीक एसिड। अच्छा, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ वीक एसिड क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? अच्छा, वीक एसिड, अच्छा एसिड जो होता है मोस्टली, और जब हम एसिड निकालते हैं तो एसिड का स्ट्रेंथ होता है, कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक होता है, कोई बहुत वीक होता है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ऑफ एन एसिड, दैट इज बेटर। एसिड का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka निकालने वाले हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है वो तो इक्विलिब्रियम में जाएगा ही नहीं, और अगर वीक है तो वो इक्विलिब्रियम में जाएगा। अच्छा, वीक के अंदर भी काफी टाइप्स होते हैं, लाइक थोड़ा सा कम वीक है, ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, कैसा है। तो एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं, तो एसिड का स्ट्रेंथ को कौन डिफाइन करता है? Ka की वैल्यू से हमें पता चलता है कि आपका जो एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कौन बताता है? Ka का वैल्यू बताता है, ठीक है। दैट मींस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, राइट डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is determined by the value of Ka. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करते हैं? इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K ऑफ द एसिड, ऑफ दैट एसिड। दैट मींस अगर K का वैल्यू बड़ा आया है, ज्यादा ग्रेटर वैल्यू अगर आया K का, तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट मींस higher the value of Ka, stronger is the acid and vice versa। उल्टा हो सकता है, हायर द वैल्यू ऑफ Ka का वैल्यू अगर बड़ा है या लार्जर वैल्यू आ गया K का, तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। दैट मींस Ka बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को जज करने के लिए। अब हम चलते हैं वीक एसिड ले लेते हैं। मान लो मैंने एक वीक एसिड ले लिया, क्या होता है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में भी बता देती हूँ क्या क्या होता है। मान लो ये जो CH3COOH है, ये लिक्विड है, एसिड है ये मेरा, दिस इज माय इथेनोइक एसिड, दिस इज माय इथेनोइक एसिड, और ये मेरा वीक एसिड है, इसको मैंने डाल दिया है पानी में। अच्छा, अब बिकॉज ये वीक एसिड है तो मैं डबल हेडेड एरो दूंगी, इक्विलिब्रियम में जाएगा ये, ठीक है। और जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? पानी के अंदर ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, CH3COO माइनस प्रोड्यूस करेगा, और H प्लस और H3O प्लस, H3O प्लस। आपको पता है ना, मैंने आपको कहा था कि H प्लस जो होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रहता है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस विल गिव me दिस प्लस दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, वाटर एक प्योर सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे लिया जाता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मेरे पास CH3COOH कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। ये बस एक मीडियम है आयनाइजेशन का, आयनाइजेशन का एक मीडियम है वाटर, क्योंकि अगर मैं एसिड को वाटर में डालूंगी तब जाके वो आयनाइज होगा, बट इसके अमाउंट के साथ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka निकालूंगी तो उसमें फिर मैं इसका कंसंट्रेशन को मैं इग्नोर करती हूँ, इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन फॉर Ka, इसको कंसिडर हम नहीं करते हैं, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा,
अब हम चलते हैं, इसका एक Ka वाला वैल्यू ले लेते हैं, इसका Ka, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा ये विजिबल है कि नहीं, स्क्रीन देखना एक बार, विजिबल है मैम। प्रॉपर है ना, नहीं तो फिर देख लो। हाँ यस मैम, विजिबल है प्रॉपर। ठीक है ठीक है। अच्छा Ka का वैल्यू जब मैं निकालती हूँ तो K का वैल्यू क्या होता है, किसी कहीं पे भी जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A का मतलब सिंपल एसिड के लिए मैंने दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, पता है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। वही डाटा यहाँ पे डाल दो, वही कंसेप्ट डाल दो यहाँ पे, तो CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इनटू H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, आपको मैंने कहा है ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको हमें इग्नोर करना है, यहाँ पे लेना नहीं है, इसको लेना है बस। ठीक है, तो ये था मेरा Ka का एक्सप्रेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलरली जैसे आप निकालते थे पहले, उसी तरीके से आप निकाल दोगे। हाँ आएंगे आएंगे चलिए, उसमें पूरे आएंगे हम। यहाँ पे हम थोड़ा दूसरे टर्म्स में, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम अल्फा एक आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, उसके टर्म्स में सारे एक्सप्रेशन चलता है हमारा यहाँ पे। यस मैं ठीक वो है अल्फा लिख नहीं सकता ना मैम मैं कीबोर्ड से, हाँ हाँ हाँ, तो तो अल्फा मैं पढ़ेंगे कल मॉर्निंग में, सारा पढ़ा होगा, अल्फा क्या है, ऑक्सीडेशन डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, मोनो एसिडिक बेस, मोनो बेसिक एसिड कैसे क्या है, सारा पढ़ेंगे कल। आज जितना हो सके थोड़ा बहुत जान लेते हैं। Ka का वैल्यू मैंने बता दिया है कि दिस इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन इनटू दिस। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आपको ये भी लिखा है कि K अगर ज्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, K का अगर वैल्यू बड़ा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्या आप इसे प्रूफ करोगे? आपको दो तीन चीजें दे देंगे, सबके Ka वैल्यू गिवन रहेगा और आपको बोला जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड बताओ, आप चेक करें, जिसका K वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको बता दिया गया है K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्यों होगा? अच्छा मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है यहाँ पे, K अगर बड़ा होगा, K लार्जर होने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, तभी तो K बड़ा। अगर इसको बढ़ाऊंगी या इसको, किसको मैं इंक्रीज करूंगी तो K बड़ा हो जाएगा, ऊपर या नीचे, सिंपल है। मैम रिपीट करना, क्या बोला मैम? न्यूमरेटर, मैंने ये कहा K को लार्ज बनाना है, K को लार्ज करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को बढ़ाना है या डिनोमिनेटर को बढ़ाना है? न्यूमरेटर को। यस, अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो K का वैल्यू लार्ज होगा, अगर न्यूमरेटर ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा है। ये ज्यादा कब होगा, अगर एसिड ज्यादा डिसोसिएट करेगा तब ये ज्यादा बनेगा, और अगर एसिड ज्यादा डिसोसिएट करेगा दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर ज्यादा डिसोसिएशन दिखाता है। अब आपको मैं बोल रही हूँ, एक एसिड है, एक एसिड, फर्स्ट एसिड और सेकेंड एसिड, इसको मैं वाटर में डालती हूँ और इसको भी मैं वाटर में डाल देती हूँ, ये क्या करता है ना, 50% आयनाइजेशन दिखाता है और ये 70% आयनाइजेशन दिखाता है। और मैं आपको बताऊं, पूछूंगी कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? यस, क्या हो गया, वीडियो पॉज हो गई क्या? नो हेलो, मैम, ठीक है, सेकंड वाला मैम। इन दोनों में सेकंड वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? आयनाइजेशन ज्यादा कर रहा है। अच्छा उस केस में अगर मैं HCl डाल दूंगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, या मैं आपको डाल दूंगी H2SO4 डाल दूंगी जो टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब वो तो 100% दिखा देगा ना, पूरा आयनाइज हो जाएगा ना। तो आयनाइजेशन का जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितना होता है एसिड का। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो आयनाइजेशन ज्यादा दिखाएगा, अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो आयनाइजेशन ज्यादा दिखाएगा, आयनाइजेशन ज्यादा दिखाएगा तो ये ऊपर का न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ जाएगा, Ka बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर Ka बड़ा है दैट मींस द एसिड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर।
तो इस तरीके से हम Ka का वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली अभी थोड़ा लास्ट आपको पढ़ाऊंगी मैं, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka पढ़ा दिया है, आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb पढ़ते हैं छुट्टी करें। ऑस्ट्रल वाला कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये हो गया है तो मैं रब करूँ इसे। मैं बस लिखने दो, लास्ट बचा हुआ है। कई बार इसको कैसे लिखा जाता है आपको बताती हूँ। वाटर को लिखा नहीं जाता है, वाटर को स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने आप एक्सप्रेशन में वाटर तो लिया नहीं है ना, तो यहाँ पे स्किप कर देते हैं और इसके बदले एक्वस दे देते हैं। तो एक्वस का मतलब ये अंडरस्टूड हो जाता है कि मैंने वाटर लिए हैं साथ में। ऐसे भी आपको दे सकते हैं। दैट मींस के ए आपको दे देंगे वैल्यू। मैं आपको देख लेती हूँ, आप जल्दी से लिखो, मैं आपको यस मैम, डन। डन है। यस मैम, डन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, काफी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब हम चलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb ऑफ अ बेस। एक बेस अगर है, जैसे एसिड डिसोसिएट करता है, बेस भी करेगा, ठीक है। तो बेस अगर है तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो मेरे पास, अच्छा यहाँ पे भी क्या होता है, एक बेस का स्ट्रेंथ को भी Kb डिफाइन करता है। अगर Kb ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। सो यू कैन राइट हियर द स्ट्रेंथ of a base determined by the value of Kb। आयनाइजेशन कांस्टेंट है Kb, सीधा लिखते हैं Kb, ठीक है। The strength of a base is determined by the value of Kb. Higher the value of Kb, stronger is the base. Higher the value of Kb, stronger is the base। अगर Kb का ज्यादा बड़ा वैल्यू आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा अच्छा, कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे हमारी क्लास, आपकी छुट्टी नहीं है परसों मॉर्निंग? हाँ बच्चे, मेरी तो है मैम, छुट्टी है। परसों 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 सैटरडे की हाँ, बात कर रही सैटरडे हूँ को मैं। यस मैम छुट्टी है। वो मुझे बता दो थोड़ा सा ना, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, कल नहीं रखे हम, कल शाम को तो आपकी क्लास होती ही होती है ना, कल तो शाम को भी क्लास होती होती है। तो हम सैटरडे, अगर सारे बच्चों की छुट्टी है तो मैं सैटरडे मॉर्निंग भी रख सकती हूँ 2-3 घंटे की क्लास। ओहो, सैटरडे को एग्जाम है सबरी का। कल सबकी कितने छुट्टी बजे होगी है मैम। सबरी, कल मैम कितने बजे सबकी एग्जाम छुट्टी है है। बेटा? सैटरडे को सबको छुट्टी है? कल मैम सबकी छुट्टी है। कल तो छुट्टी होगी, कल तो छुट्टी होगी, कल तो क्रिसमस आपका है ना, डे है ना, फिर कल तो छुट्टी है। बट 9:30 को हिमसबरी की क्लास है सैटरडे को, है ना, 9:30 को है। तो हिमसबरी क्लास कितने बजे खत्म होगी आपकी सैटरडे को? 11 एग्जाम खत्म होगी 3:30, 9:30 से 3:30। अरे ये क्या है, 9:30 से 3:30? अच्छा, क्लास भी रखते हैं, मतलब सैटरडे को क्लास होगी आप सारे बच्चों की। अच्छा चलो, ठीक ठीक, ओके। ओह, अच्छा, हाँ, हायर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। अगर ज्यादा बड़ा वैल्यू Kb का होगा तो स्ट्रॉन्गर। मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बेस है मेरे पास NH4OH है, और मैं सीधा इसको ले लेती हूँ, आइदर तो मैं इसको एक्वस लिख सकती हूँ या फिर इसमें वाटर प्लस कर सकती हूँ। तो बात तो वही है, मैं प्लस वाटर लिखूंगी, जो बात है यहाँ पे एक्वस लिखूंगी वही बात है। एक्वस का मतलब है NH4OH को पानी में डाला गया है, सिंपल है।
और बिकॉज वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि वो सॉल्वेंट है। तो ये हो गया मेरा विक बेस। अब इसको जब मैं डिसोशिएट करूंगी तो ये क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। NH4 प्लस इज अ बेस, वीक बेस। ये डिसोशिएट करता है NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में डिसोशिएट कर जाता है। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें मैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कैसे निकालूंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि चीज जो है वो आयनाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस है वो आयनाइज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb कैसे निकालोगे, Kb सिंपली जैसे आप निकालते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हम इसके बाद बिल्कुल पीएच स्टार्ट है ना, क्या है, हम इसके बाद तो पीएच स्टार्ट करेंगे ना। हाँ हाँ, इसके बाद आप थोड़ा सा आपको बताऊंगी अल्फा वगैरह का, आपको बताऊंगी एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, उसके बाद सीधा पीएच में चलेंगे। Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस बाय दिस, ये मेरा रेशियो आ चुका है। ठीक है, ओके, अच्छा। अब इसमें क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डिसोसिएट ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो वीक का भी तो कैटेगराइज होता है ना, बहुत सारे वीक हैं पर उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग वीक होता है ना। तो मान लो बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया तो डिसोसिएशन पे ज्यादा चला जाएगा। अगर ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये वैल्यूज बड़ी हो जाएंगे, अगर ये वैल्यूज लार्जर हो जाएंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर बढ़ गया तो Kb ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लार्जर Kb है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो आपको 2-3 कंपाउंड दे देंगे, सबके Kb वैल्यू गिवन रहेगा, आपको बोलेंगे फाइंड आउट व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपल है, हायर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। डायरेक्ट रिलेशन है, Kb दैट मींस बेसिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Kb। Kb बड़ा होगा तो वो डायरेक्टली उसके साथ रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज मैंने आपको पढ़ाया है, हमने मैम ये मिटाना पढ़ लिया आज। हाँ यस बेटा, मिटाना मत मैम अभी। नहीं मिटा रही, नहीं मिटा रही हूँ, आप लिखो इसे। और ये तो बस आपको एक्सप्रेशन बताया है, आपको इसके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल में कल करवाऊंगी कैसे हम इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। ठीक है, तो लिखो लिखो। क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन तो बेहतरीन होते हैं, इक्विलिब्रियम तो मतलब लाइक आपको क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि H2O है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ, BF3 है और H प्लस है आपके पास, और आपके पास एमोनिया है, और आपके पास और भी आपको मैं देती हूँ, एक हम ले लेते हैं CH। आपको बोला जाएगा इसमें से लुईस एसिड कौन कौन है और लुईस बेसिस कौन कौन है, आप निकालो। Which out of this are Lewis acids and which out of this are Lewis bases? सुनाई दे रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। क्या हुआ आज बाकी बच्चे हेम सबरी, दीपाली, प्राची, विंशु ये प्रेजेंट नहीं है क्या? आज बहुत कम बच्चे हैं ना? हेम सबरी है मैम। नहीं है सारे, रेस्पॉन्ड खाली 1-2 बच्चों से आता है ना, ये बोल रही, रेस्पॉन्स खाली 2-3 बच्चे देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जागृत भी मुझे आज पूछ रहा था आप कब फ्री हो, पर मैं बहुत बिजी रह गई, उसको टाइम नहीं दे पाई मैं,
वो वही होता है, क्लास में नहीं आएगा और वही हो जाता है ना, थोड़ा कंसेप्ट उसका फिर छूट जाएगा। तो आज भी नहीं आया है ना। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन इसमें से लुईस एसिड है, कौन कौन लुईस बेस है, प्लीज टेल मी। मैम H+ और CH3 लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। NH3 लुईस बेस है। BF3 भी लुईस बेस, BF3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। और ये जो डबल टिक वाले सारे, ये सारे लुईस बेस हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और बाकी इसका डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए लुईस एसिड है। इसके पास प्लस चार्ज है, इसलिए लुईस एसिड है, और इसके पास भी प्लस चार्ज है, तो इसलिए लुईस एसिड है। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन है SO3 2- नॉर्मल क्वेश्चन है, SO3 2-, ये ब्रोंस्टेड एसिड है या ब्रोंस्टेड बेस है, क्या बोलोगे आप? ये ब्रोंस्टेड एसिड है या ब्रोंस्टेड बेस है? अरे बताओ बताओ, ब्रोंस्टेड एसिड है या बेस है? छुट्टी करेंगे? क्या हुआ, नहीं हुआ? हेलो, द वीडियो इज पॉज्ड। नो मैम मैम बेस ठीक है। है। हाँ, इसका SO3 2- एक लुईस एसिड बन सकता है, सॉरी ब्रोंस्टेड एसिड हो सकता है या ब्रोंस्टेड बेस हो सकता है ये। मैम एसिड। मैम कंसेप्ट नहीं पता, एक बार बता दो। ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड आपने लिखा नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड मैम बेस क्या का बताना है? मैम ये ब्रोंस्टेड क्या है? ये एसिड ब्रोंस्टेड बनेगा एसिड है, मैम। ब्रोंस्टेड बेस है, क्या है ये? मैम बेस क्या बनेगा। मैम, किस क्या चीज का? बेस है नो मैम। मैम, ये मैं बताता हूँ, ब्रोंस्टेड ये एसिड होगा मैम। ब्रोंस्टेड एसिड हो सकता है या ब्रोंस्टेड बेस आप इसे मान सकते हो? एस एस ब्रोंस्टेड एसिड मैम। मैम बेस ब्रोंस्टेड। मैम बेस अच्छा, मान सकते हैं इसको, इससे बनेगा मैम ब्रोंस्टेड एसिड। कॉन्जुगेट मैं बेस है मैम। देखो, ये एक ब्रोंस्टेड, अच्छा ब्रोंस्टेड एसिड क्या करता है? H+ को क्या करता है? रिलीज करता है। रिलीज करता है। तो यहाँ की कहाँ पे H+ है, यहाँ पे रिलीज करेगा ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड एसिड जो होते हैं वो H+ को रिलीज कर सकते हैं, तो वो ब्रोंस्टेड एसिड है। कंसेप्ट आपको कल मैंने बताया था, ब्रोंस्टेड एसिड H+ को रिलीज करता है। अब इसके पास H+ है, दिख रहा है आपको? नहीं है? नो तो मैम। ये कहाँ से नो रिलीज मैम। करेगा? नहीं है, ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड बेस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है H+ आयन को। एक्सेप्ट करता है, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। बन सकता है, क्लियर है? तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो सकता है, बट ब्रोंस्टेड एसिड नहीं हो सकता है। अगर ये ब्रोंस्टेड बेस हो सकता है तो उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा HSO3-। कंसेप्ट थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो धीरे धीरे करके हम इसे सॉल्व करेंगे, सारा हो जाएगा, सारा हो। तो जब भी आप घर में रिवाइज करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो ना, माइन्यूट चीजों को पढ़ो अच्छे से, खाली न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना इसलिए या बोल रहा था, आगे बढ़ थोड़ा जाना। कंसेप्ट का वो था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, धीरे धीरे होगा अर्पित, फटाफट एक ही दिन में कुछ भी नहीं होता है। और ये तो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बेटे, अभी तक बच्चों को पूछोगे तो कुछ भी नहीं पता उनको क्या होता है ब्रोंस्टेड, क्या होता है अरनियस। आप थोड़ा स्कूल के बच्चों को पूछ के देखना, तो आपको अगर बता देंगे तो परफेक्टली। नहीं होता है कंसेप्ट क्लियर, तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसका एक ही मेथड क्या होता है कंसेप्ट क्लियर करने का? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट।
क्लियर है ना? दैट मीन्स हमेशा हर एक जो होता है हमेशा ब्रोंसेड एसिड या बेस हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे ये ब्रोंसेड एसिड हो ही नहीं सकता है, ये कहाँ से H+ रिलीज करेगा? अच्छा, OH माइनस, ये ब्रोंसेड एसिड है या ब्रोंसेड बेस है? ये ब्रोंसेड एसिड है या ब्रोंसेड बेस है? मैम ब्रोंस्टेड बेस। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रोंसेड एसिड भी हो सकता है और ब्रोंसेड बेस भी हो सकता है। ब्रोंसेड अगर एसिड होगा तो ये H+ को ऐड करेगा, सॉरी H+ को रिलीज करेगा। अगर ब्रोंसेड एसिड है तो ये क्या करेगा, ये H+ को रिलीज कर देगा। और अगर ये ब्रोंसेड बेस है तो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये H+ को रिलीज करेगा, माइनस कर दिया मैंने H+, माइनस कर दिया H+ को, अगर ये रिलीज करेगा तो ये हो जाएगा O2 माइनस, isn't it? ये H+ को अगर रिलीज कर देगा तो O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये H+ को ऐड कर लेगा तो क्या हो जाएगा? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यस मैम। तो ये जो है ये सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बोलूंगी बेटा HSO4 माइनस ये ब्रोंसेड एसिड है या बेस है? मैम एसिड तो है और बेस भी है। बेस भी है। ये एसिड भी है क्योंकि H+ को रिलीज भी कर सकता है, ये बेस भी है क्योंकि H+ को ले भी सकता है, isn't it? आपको मैं बोलूंगी SO4 2 माइनस, बताओ ये ब्रोंसेड एसिड है या बेस है? ये एसिड है, सॉरी बेस है, बेस है, एक्सेप्ट कर रहा है ये H+। ये एसिड नहीं हो सकता है क्योंकि ये H+ रिलीज नहीं कर सकता, इसके पास हाँ है ही वही मैम, मैम इसलिए तो ये कह रहा बेस हो हूँ सकता है। कंसेप्ट है मैम, थोड़ा क्लियर हो नहीं जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आपका, तो फिर मैम भी आपको डिटेल में बताया जा रहा है, आपको डिटेल में बता रही हूँ। स्कूल में टीचर्स कुछ नहीं बताते हैं, मैं सही बता रही हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं थोड़ा बेटर बताते हैं, बट काफी सारी जगह पे ऐसे ऐसे पढ़ा देते हैं कि ये आर्नेस है, ये ब्रोंस्टेड है, ये लुईस एसिड लुईस बेस है, तो इस तरीके से उनका चलता मैम है। इससे पहले हम्म, मैम मेरे को हम्म, मैम ऐसा लगता था कि मैम जैसे SO3 2 माइनस मैम H2SO3 का मैम कॉन्जुगेट बेस है, तो मैम मतलब H2SO3 तो मैम ब्रोंस्टेड एसिड है, तो मैम इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड बोल रहा था हाँ हाँ मैं वही समझ रही हूँ ना, मैं मैम, समझ रही ज्यादा हूँ ही दिमाग तो लगा गया था। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसलिए दे दिया है मैंने कि अगर कहीं पर डाउट आता है तो आपको मैंने लिखवा दिया है आरएनएस क्या है, ब्रोंस्टेड क्या है एंड लुईस एसिड क्या है, तो उस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। खैर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, ये सीबीएसई में नहीं आएगा, फिर भी बता रही हूँ मैं, फिर भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी में काफी कुछ होता है जो कई बार दे देते हैं टीचर्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली के और केबी का एक्सप्रेशन के बारे में जाना। के क्या होता है, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एंड केबी क्या होता है, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस होता है। कल हम फिर इसका कैलकुलेशंस करेंगे, आज तो खाली एक्सप्रेशन बताया है मैंने आपको, कल हम फिर अल्फा में जाएंगे, काफी कुछ कल न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में करवाऊंगी। कल मॉर्निंग का प्लान चल रहा है 9:30 बजे का, मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा तो यही प्लान था कि अगर सैटरडे होता तो मैं कल स्किप कर देती, बट कोई बात नहीं, सैटरडे पॉसिबल नहीं है तो मैं कल क्लास रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा कोर्स हमारा आगे, सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ओके, छुट्टी करें। ओके मैम, तो कल हम्म? क्लास 9:30 और बजे होगी। हाँ ना 9:30 बजे है, बट अगर किसी को दिक्कत हो रही है 9:30 बजे, कोई भी बच्चा आप में से, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है। मैं जागृत लोगों को तो आज बहुत कम बच्चे हैं ना, पूछ नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से, ठीक है। तो मैं एक मैसेज अभी डाल दूंगी, बच्चों को रिप्लाई मैम करना होगा ऐसा तो लग कर रहा है लेना। आज तो क्लास थी ही नहीं मैम, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे आए थे। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, आज बच्चे कम आए हैं थोड़ा सा, और सबके स्कूल में एग्जाम्स वगैरह चल रहा होगा, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें लगे